दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पारिवारिक विवाद का कारण क्या है। अक्सर ये बात आती है कि पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं, पारिवारिक विवादों को रोका कैसे जाए, विवादों में सुधार कैसे लाया जाए, लेकिन हम कभी भी इसके छोर पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते कि आखिर पारिवारिक विवाद होते क्यों हैं या इन्हें रोका कहाँ से जाए। तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा बातों पर बातें करते हैं लेकिन हम कभी छोर पर पहुंचने का प्रयास नहीं करते। और मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम, ये वजह ये होती है कि आप अगर इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझें कि हम किसी भी समस्या के छोर पर पहुंचेंगे। जैसे कि अगर आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ की वजह क्या है, अगर आप उस वजह को समझेंगे तो कहीं ना कहीं उस तकलीफ को खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस वजह को नहीं समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप तकलीफ पर डिस्कस करते रहेंगे लेकिन उस तकलीफ को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हम किसी भी बात की तह तक नहीं पहुंचते, या यूं कहूं कि हम तकलीफ का कारण नहीं जानना चाहते, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं। और जो मुझे काउंसलिंग के दौरान परिस्थितियां नजर आती हैं, इस तरह की वीडियो मैं आपको सिर्फ इसीलिए बना कर देती हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के माध्यम से इन विवादों की जड़ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं इस समस्या के हल को इस तरह से खोजें, ना कि हर समस्या का हल न्यायालय है, ना ही हर समस्या का हल विवाह विच्छेद है, ना ही रिश्तों को तोड़ देना है। कई बार कुछ चीजें हम दूसरे तरीके से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कम से कम फैमिली मैटर को तो हमें 101% दूसरे तरीके से ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो आज की नई जनरेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज को खत्म करती चली जा रही है, या उनके सामने रिश्तों की परिभाषा ऐसी आती जा रही है कि वो कहीं ना कहीं आगे चलकर इन चीजों की वैल्यू या इन रिश्तों की वैल्यू को ही खत्म कर देंगे। पहले के समय में विवाह दो अनजान लोगों में, अनदेखे लोगों में हो जाता था। आज की तारीख में लड़के लड़की डेट पर जाने के बाद या लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद, विवाह करने के बाद भी अपने विवाह को सफल नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य। और अगर हम पहले के समय की बात करें तो शायद विवाह के पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, जानते तक नहीं थे। आज जानने, पहचानने, मानने के बाद भी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आ गई है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे इस तकलीफ की वजह क्या है। तो मैं जितना लास्ट काउंसलिंग के दौरान मुझे जो चीज लगी, वो मुझे लगी कि सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि अगर आप किसी भी परिवार में विवाह कर गए हो तो कहीं ना कहीं आपको उस परिवार में और इस परिवार में तालमेल बिठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात और जोड़ें तो कहीं ना कहीं पति का भी इसमें पार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी हम पति वाले पार्ट पर आपसे अगले वीडियो के माध्यम से बात करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि पत्नी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है अपने परिवार को तोड़ने में या अपने वैवाहिक जीवन को आगे ना बढ़ा पाने में। साथ ही इसमें सपोर्ट होता है 3 अन्य महिलाओं का, एक मदर इन लॉ, एक मदर और एक सिस्टर इन लॉ। मतलब लड़की की माँ, लड़के की माँ और लड़की की सिस्टर इन लॉ मतलब लड़के की बहन, चाहे वह विवाहित हो चाहे वह अविवाहित हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों की में बात करें तो सिर्फ लड़के और लड़की की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से अच्छा खाना, अच्छा पहनना या शारीरिक सुख की बात करें तो सिर्फ यहाँ तक एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्ते की हम बात करें तो यहाँ पर अपने मन से ऐसी कोई इच्छाएं जागृत नहीं होती कि आपकी माँ ने क्या कहा, मेरी माँ ने क्या कहा, या आपकी माँ से क्या बातचीत हो रही है, या मेरी माँ से आपकी बातचीत क्या हो रही है। या अगर इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर दे तो शायद लड़के की एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि मेरे परिवार का ध्यान रखो, मेरे परिवार की केयर करो। बस यहाँ पर आकर बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर
अपनी फैमिली में इतना टाइम देती है, हमें टाइम नहीं देती, या हमारे साथ में ऐसा होता है, या हम अपने समय में ऐसा करते थे, या तुम ऐसा करती हो, या लड़की की माँ की तरफ बात करें तो अगर एक बहू और घर में है तो उन दोनों को मैं कंपेयर करना शुरू कर दिया, या तुम्हारी सास का तुम्हारे प्रति किस प्रकार से एटीट्यूड है, तुम्हारी ननद का तुम्हारे ऊपर तुम्हारे प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड है, या वो ऐसा करती हैं तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करने देती, तुम्हें फ्रीडम क्यों नहीं देती, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। या एक वैवाहिक ननद का कि मेरे ससुराल में ऐसा होता है, आप ऐसा नहीं करते, या माँ मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी भाभी के साथ ऐसा नहीं होता, या मेरी भाभी को तो आप इस तरह से रखते हो। या एक अवैवाहिक ननद का पार्ट कहें तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में इनसिक्योर फील करने लगती है एक घर में नए सदस्य के आने से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 4 महिलाएं एक पारिवारिक विवाद के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इसे माने या ना माने, और सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है एक महिला, जिसे जो पत्नी है, जिसे नए परिवार में आई है, तो उसे कहीं ना कहीं उस परिवार में ढलने में अपना समय का सही तरीके से यूज करना चाहिए। पीछे अपने परिवार को पूरी तरीके से जानती है तो उसे भी मैनेज करना चाहिए, और अपने रिश्ते को बहुत कुछ अनसुना कर कर और फिर अपने रिश्ते को समय देकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के कहने के आधार पर अपने रिश्ते को चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये फैक्ट कह रही हूँ, शायद हो सकता है एक महिला को बुरा लगे, या महिला का ये कहना हो कि मैडम आप महिला होकर इस तरह से महिला के खिलाफ बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर महिलावादी या पुरुषवादी वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ परिवारों की स्थिति जो काउंसलिंग के दौरान जो मुझे देखने को मिलती हैं, मैं आपसे वही परिस्थितियां डिस्कस करती हूँ और उसी के आधार पर आपसे बात करती हूँ। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि अगर मेरे सामने कोई भी काउंसलिंग के लिए आया है या फैमिली मैटर का कोई भी इशू है, तो जितने जल्दी हो सके और जितने प्रेम से हो सके उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां डे बाय डे कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी की वजह से टूट रही हैं, जो कि एक महिला अपने कमजोर होने का प्रूफ देती है कि नहीं, मुझे इसने जो कहा मैं उसके अनुसार चलूंगी, या मेरी सास ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं अपनी माँ से डिस्कस करूंगी। यहाँ आप मैच्योरिटी की एज में आकर विवाह कर रहे हैं। पहले होते थे बाल विवाह, आज की तारीख में 25 से पहले विवाह नहीं होते। 101% वाली बात है। 28 29 हो रही है, मतलब आप किस मैच्योरिटी की एज में आकर विवाह कर रहे हैं। मैच्योर हो जाने के बाद उसके बाद आप ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की बजाय एक दूसरे से बातें कर कर उनका इशू बनाते हैं। या जो हमारे घर की मदर हैं तो वहां पर अगर वो फैक्ट इस बात को समझे कि नहीं, आप अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग चलाइए, अपने हस्बैंड वाइफ अपने आप में डिस्कस कर कर चलाइए, या जो हमारे साथ हुआ है वो हमें आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन आज भी 99% लेडीज की ये समस्या है कि हमारे साथ जो हुआ है वो हमारी डॉटर इन लॉ मतलब हमारी बहू के साथ होना चाहिए। हमने तो अपने समय में ऐसा किया है तो इन आज ये ऐसा नहीं कर रही, लेकिन वो प्रैक्टिकल उस चीज को नहीं समझ रही कि हमने आप अपने समय में कितने पीछे थी। आज की महिला इंडिपेंडेंट है, अपना स्वयं का इनकम के सोर्सेस हैं, उसमें किसी पर डिपेंड नहीं है। आप जिस समय में विवाह कर कर आई थी, आप पूरी तरीके से अपने परिवार या फैमिली पर डिपेंड थी, आपकी लाइफ स्टाइल उससे अकॉर्डिंग थी। हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो शायद कोई महिला हर्ट हो, डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे हम इसे, ये कहेंगे कि उस समय की लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बहुत अलग थी। आज की लाइफ स्टाइल बहुत अलग है और हम उससे आगे ही चाह रहे हैं, उसका और ज्यादा एडवांस वर्जन चाह रहे हैं। मतलब अगर आज कोई इंजीनियर है, आज कोई डॉक्टर है, तो वो नेचुरल है कि अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, अपने जीवन को लेकर आगे ही बढ़ना चाह रहा है, पीछे नहीं आएगा। तो नेचुरल है कि वो उसके एफर्ट्स भी वैसे ही होंगे, उसकी लाइफ स्टाइल भी वैसे ही होगी, उसका एटमॉस्फेयर भी वैसा ही होगा। लेकिन आप यहाँ पर उस चीज को पीछे खींच कर ले जाने की बात करेंगी तो आप उस परिवार में शामिल हो ही नहीं सकती, और ना ही आप उस परिवार को अच्छे से चलने देंगी या चलाने देंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं
हर महिला को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं एक महिला ही महिला की दुश्मन बनी बैठी है और कहीं ना कहीं परिवारों में विवाद खड़ा कर रही है। चाहे मैं यहाँ पर लड़के की माँ को कहूँ, चाहे लड़की की माँ को कहूँ, या लड़के की बहन को कहूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार में विवाद का बहुत बड़ा योगदान जो इन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मैं यहाँ पर फिर ये बात कहूंगी कि अगर आपके आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा है, मतलब पर्टिकुलर मैं पत्नी से कहूंगी ये बात, कि अगर आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर आपको इस तरह से एडवाइस दी जाती है, आपको इस तरह से सलाह दी जाती है, तो भाई आप अपने विवेक का उपयोग कर अपने रिश्ते को चलाने का प्रयास कीजिए, अपने परिवार को चलाने का प्रयास कीजिए। डिसीजन आपका होना चाहिए, ना ही किसी के हर्ट करने से आपको हर्ट होना चाहिए, ना किसी के खुश करने से आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन आपका है, इसको आपको ही चलाना है। तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को समझ सकते हो। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप नए परिवार में आए हो, आप अपने परिवार को छोड़कर आए हो, तो आप उस परिवार को जानते हो। नए परिवार में आपको एडजस्ट होना है और साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको लाइफ जीनी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इतनी है कि सिर्फ और सिर्फ आप बहुत कुछ इग्नोर कर अपने एम की तरफ बढ़ते चलो। कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ही अपने आप सब चीजें सॉर्ट आउट होने लगती हैं, या यूं कहूं कि कुछ समय के बाद लोगों को ये लगने लगता है कि हमारे कहने सुनने से इस पर फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए अपने आप कहना बंद हो जाता है, अपने आप चीजें सही होने लगती हैं। हाँ, इसमें ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चलें या गलत तरीके से घर के लोगों को इग्नोर करें, लेकिन हाँ ये है कि आप ये एम बनाइए कि हम किसी का गलत नहीं करेंगे, हम सही तरीके से सही चीजों को फेस करेंगे और उनमें किसी भी गलत बात को बढ़ावा नहीं देंगे। तो 101% विवाद खत्म होंगे, 101% चीजों में सुधार आएगा और परिवारों में विवाद खत्म होगा। तो नेचुरल है कि आपको न्यायालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और अपने अच्छे खासे रिश्ते को बेवजह के लोगों की वजह से या अपने आसपास के लोगों की वजह से रिश्ते को खत्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में 100% विवाद पति पत्नी के नहीं है, पति पत्नी से जुड़े अन्य रिश्तों की वजह से वो विवाद खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो विवाद इतने बढ़ रहे हैं कि वहां पर तलाक की स्थिति 498 है, CRPC 125, 406, मतलब वो तो फिर ये कहानी आ जाती है कि जितने हम एलिगेशन सामने वाले पर लगाएंगे उतना ही हमें रिलीफ मिलेगा मन से, न्यायालय से नहीं, क्योंकि न्यायालय में तो आपको कहने से नहीं सबूत देने से रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी ये हो जाती है कि हम सामने वाले के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला झुकेगा, उसकी बदनामी होगी, वो चप्पल घिसेंगी या घुटने के बल आएंगे। ऐसे कई स्टेटमेंट न्यायालय में सुनने को मिलते हैं जो जनरली है कि लोगों के को ये थिंकिंग बनाकर ही केस कर दिए जाते हैं। लेकिन आपके केस करने से या आपके कह देने भर से आप सामने वाले पक्षकार को गलत नहीं ठहरा सकती या सामने वाले व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकती। आपको यहाँ पर एविडेंसेस देने होंगे, तभी आप अपनी बात को साबित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात सोच कर समझ कर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप उस मैच्योरिटी की एज पर आकर विवाह करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें समझ कर चलना चाहिए और ये किसी के कहने से अपने रिश्ते को नहीं चलाना चाहिए। अपने जो प्रैक्टिकल, जो सही है, सही गलत के का विवेक के साथ ही आपको अपने रिश्ते को चलाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।